हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की फिजिक्स में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है परावर्तन व अपवर्तन। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले दो तीन चीज़ें क्लियर कर लेते हैं जिससे चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा हमें। मान लीजिए ये कोई तल है ए बी, इसमें प्रकाश की आने वाली जो किरण होगी उसको हमेशा ही हम कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण व जो भी किरण वापस लौट जाती है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। और वैसे तो ये लंब होता है हमारे पास, किसी भी सीधी रेखा पर इस प्रकार से कोई भी लाइन खींची हो या फिर जिसके यदि दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बना हुआ हो तो इस रेखा को हम कह देते हैं लंब। और यहाँ पे इसका स्पेसिफिक नाम हो जाएगा अभिलंब। अभिलंब। अब बात कर लेते हैं आपतित किरण। ये वाली जो किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो हमारा कहलाता है आपतन कोण। तो I बराबर आपतन कोण। इसी प्रकार ये जो वापस लौटने वाली या फिर परावर्तित किरण है, ये जो अभिलंब के साथ जो भी कोण बनाएगी, R से प्रदर्शित करेंगे इसको, ये हमारा कहलाएगा परावर्तन कोण। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पर होती है कि ये जो I है ये किस प्रकार से बना, ये R किस प्रकार से बना। हमेशा अभिलंब की तरफ से नापना शुरू करेंगे और उसके पास जो भी रेखा पड़ रही होगी वह वही वाला कोण कहला देगी। जैसे अभिलंब से इतनी दूरी पर जो भी एंगल बन रहा है किसके साथ बन रहा है, परावर्तित किरण के साथ बन रहा है, तो ये कहला देगा हमारा परावर्तन कोण। और अभिलंब से ही आपतित किरण तक का जो कोण होगा वो कहला देगा हमारा आपतन कोण। इसी प्रकार से अगर आप इस तरह से देखें, ये हमारा माध्यम 1 है, माध्यम 1 कोई भी माध्यम हो सकता है, ये हो जाएगा हमारे पास माध्यम 2। देखिए माध्यम से क्या मतलब है, वैसे तो माध्यम एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा और इजी वे में अगर देखना हो तो वो हो जाएगा, जैसे आपका माध्यम हो सकता है वायु, माध्यम हो सकता है कांच, माध्यम हो सकता है जल, या माध्यम हो सकता है कोई भी जलीय विलयन। जलीय विलयन जैसे हम लोग जो रहते हैं, जो मनुष्य रहते हैं, हमारे लिए जो माध्यम है वो है वायु। जो मछलियां हैं उनके लिए जो माध्यम है वो होगा जल। इस प्रकार की चीज़, मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उस चीज़ को हम कह देंगे हमारा माध्यम। ये हुई हमारी आने वाली किरण, तो इसका नाम मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी आपतित किरण। आपतित किरण यदि ये परावर्तित ना होकर इस बार सीधी निकल जाए या फिर अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाए तो ये कहला देती है हमारी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम कह देते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको अब हम डेफिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो पाएगा आप लोगों को। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम अपने आसपास की सभी चीज़ों को देख सकते हैं, वो कहलाता है हमारे पास प्रकाश। ये जो परावर्तन है या अपवर्तन है, ये जितने भी नियम होते हैं वो प्रकाश के ऊपर लागू किए जाते हैं। मतलब प्रकाश ही परावर्तन का नियम शो करेगा और प्रकाश ही अपवर्तन का नियम शो करेगा। उसके बाद देख लेते हैं अब हम परावर्तन क्या होता है। परावर्तन या फिर प्रकाश का परावर्तन, इसका डायग्राम देख लीजिए फिर से। ये कोई तल है हमारे पास AB। आने वाली किरण बताई गई थी आपको आपतित किरण। आपतित किरण।
वापस लौट जाने वाली किरण आपको बताई गई थी परावर्तित किरण। और यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण, जहाँ पर भी ये मिल रही हैं, ये होता है हमारे पास आपतन बिंदु। आपतन बिंदु व इस पे यदि हम कोई लंब खींच दें तो ये हो जाएगा हमारे पास अभिलंब, जैसा कि हमने बिल्कुल अभी पढ़ा था। अभिलंब आपतित किरण के साथ जो कोण बना रहा है वो है हमारे पास आपतन कोण। अभिलंब परावर्तित किरण के साथ जो एंगल बना रहा है वो है हमारे पास परावर्तन कोण। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि कोई आपतित किरण किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, माध्यम देख लीजिए, जैसे ये हमारे पास माध्यम 1 मान लेते हैं और ये इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये है माध्यम 2। यदि कोई आपतित किरण किसी तल के किसी बिंदु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को हम परावर्तन की घटना कहते हैं। अब देखिए ये माध्यम 1 से ही तो आई थी, पार तो नहीं कर गई, क्योंकि ये जो तल है हमारा चिकना है, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो ये घटना हो जाएगी हमारे पास परावर्तन की घटना। इसके मुख्य 2 नियम होते हैं हमारे पास, मुख्य 2 नियम होते हैं हमारे पास। पहला नियम ये होता है कि जो आपतित किरण है या ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तल है हमारे पास AP, आपतित किरण भी यही है, अभिलंब भी यही है और परावर्तित किरण भी यही है। ये तो हो गया इसका पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि जो एंगल आई है वो हमेशा, एंगल आई क्या है आपका, एंगल आई है हमारे पास आपतन कोण, आपतन कोण हमेशा बराबर होगा एंगल R। एंगल R क्या है हमारे पास, परावर्तन कोण। तो इसका जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि जो आपतन कोण है वो हमेशा ही परावर्तन कोण के बराबर होगा। यदि ऐसा नहीं है तो वो जो घटना है वो परावर्तन की घटना नहीं होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपवर्तन के प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसे भी अगर एक सरल डायग्राम से बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये हो गया हमारे पास, कोई भी माध्यम हो सकता है, ये माध्यम 1 और ये हो जाएगा हमारे पास माध्यम 2। आप सभी को पता है आने वाली किरण होती है हमारे पास आपतित किरण। तो हमारे हिसाब से ये जो आने वाली किरण है वो सीधे निकल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये क्या है हमारे पास, अभिलंब है, अभिलंब। ये जो आने वाली किरण है ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाती है। एक्चुअल मान में तो ये होना चाहिए था कि ये आई और सीधी निकल गई इस प्रकार से, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आपतित किरण जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वह अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। इस घटना को ही हम कहते हैं हमारा अपवर्तन का नियम या फिर प्रकाश का अपवर्तन। ये बात ठीक उसी प्रकार है कि जो अभिलंब है आपतित किरण के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो हमारा आई होगा, आई मतलब आपतन कोण होगा, और ये हुई हमारी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो भी एंगल बनाएगी वो होगा हमारे पास अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। देखिए R जो है परावर्तन वाले नियम में तो परावर्तन कोण का कार्य कर रहा है और अपवर्तन वाले नियम में अपवर्तन कोण का कार्य है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नियम के हिसाब से हम इसको लगाएंगे, आपतन कोण दोनों में ही इक्वल रहेगा। ये बात क्लियर है। तो इसको अगर परिभाषा के तौर पर देखें तो इस प्रकार से होगा कुछ, यदि कोई आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे ही वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है।
इस घटना को हम अपवर्तन का नियम कहते हैं। इसके भी मेन दो नियम होते हैं हमारे पास। इसके भी दो नियम होते हैं हमारे पास। पहला वाला तो बिल्कुल परावर्तन के पहले वाले नियम जैसा है, जैसे कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होने आवश्यक हैं। पहला नियम सही है। दूसरा नियम होता है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम इस प्रकार से होता है कि n बराबर साइन आई बटे साइन आर। यहाँ पर ये जो n है ये दर्शा रहा है अपवर्तनांक को। अपवर्तनांक को साइन को हिंदी में कहते हैं जया। इसको अगर पढ़ना चाहें तो इस प्रकार से होगा कुछ, आपतन कोण की जया, आई हमारा आपतन कोण है, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसको n के बराबर दिखा दे, जो n है ये होगा हमारे पास अपवर्तनांक। ये बात क्लियर है। दो नियम परावर्तन के पढ़े, दो नियम अपवर्तन के पढ़े, इतना ही है इसमें। अब हमने जो अपवर्तन का दूसरा नियम पढ़ा था, जिसे हम स्नेल का नियम भी कह रहे थे, स्नेल का नियम, फॉर्मूला था इसका n इक्वल्स टू साइन आई बटे साइन आर। इससे हमारे फॉर्मूले बनते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है इस प्रकार से बनेगा, ये आपको पता है आई कितना दिया हुआ है हमारे पास, आई है हमारे पास 30 डिग्री, आर कितना है हमारे पास, आर हो गया अब हमारे पास 45 डिग्री। वो हमसे पूछ रहा है कि भाई n का मान बताइए या फिर अपवर्तनांक बताइए। तो आप क्या करेंगे, i का मान यहाँ पुट कर देंगे और r का मान यहाँ पुट कर देंगे। देख लेते हैं इसको। साइन i की जगह 30 डिग्री, क्योंकि आपको ये बताया गया था कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला जो कोण होगा वो हमारा आपतन कोण होगा, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला जो हमारा कोण होगा वो होगा हमारे पास अपवर्तन कोण। साइन आई, साइन आर की जगह क्या लिख देंगे, साइन और आर का मान 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज़ मैं पहले लिख देती हूँ। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। अगर साइन 0 की वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। साइन 30 का मान होगा हमारे पास 1/2, साइन 45 की वैल्यू होगी हमारे पास 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होगी हमारे पास √3/2 और साइन 90 का मान होता है हमारे पास 1। साइन 30 का मान कितना बताया हुआ है 1/2 बटे साइन 45 का मान 1/√2। सॉल्व करने का तरीका, ये तो ऊपर ही रहेगा, ये जो है जब आप इसको ऊपर लेकर आओगे तो ये गुणा में आ जाएगा। 1/2 गुणा मतलब जब आप इसको ऊपर लेकेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। 1/√2 था तो √2/1 हो जाएगा। तो इस दो को, तो आपके पास ये आ गया √2/2। इस दो को मैं लिख सकती हूँ √2 बटे √2 गुना √2। देखिए इस वजह से x जो होता है हमारे पास, x को हम लिख सकते हैं √x गुना √x। कारण क्या होगा, √x गुना √x, ये हो जाएगा हमारे पास √x का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या x ही प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो लेकर चले वही प्राप्त हुआ, उसमें कोई भी चेंजेस करें उस तो हम कर सकते हैं, क्योंकि बाद में तो दोनों मान बराबर ही हो रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम आप y को देखें, y को भी मैं √y गुणा √y लिख सकती हूँ, क्योंकि दोबारा से अगर इनकी मैं गुणा करूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास √y का होल स्क्वायर। स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है तो y ही बचा हमारे पास, तो जो लेकर चले वही प्राप्त हुआ। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक रूट से एक रूट खत्म हो जाएगा। हम कोशिश ये करते हैं कि रूट जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना सही है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/√2।
तो हमारा जो अपवर्तनांक है वो जाएगा 1/√2। √2 का भी मान अगर हमें रखना हो, √2 का मान होता है 1.414। तो हमारा जो अपवर्तनांक है वो कहीं पॉइंट में जाकर आएगा। ये बात क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे ही। वो तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर भी आपको देख सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि, ये उसने डायग्राम दिया हुआ है। अब पहले तो ये देखिए अपवर्तनांक होता क्या है। हमें पता है कि n हमसे ये पूछा गया है, और अपवर्तनांक निकलता किस फॉर्मूले से है, हमें पता है कि स्नेल के नियम से निकलता है। n बराबर sin i बटे sin r। उसके बाद ये देख लीजिए हमारे पास i कितना दिया हुआ है और r कितना दिया हुआ है। हमें पता है i क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब i हमें गिवन नहीं है। अब इधर देख लीजिए फिर से, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण r होता है, ये भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमें ये पता है कि अभिलंब और तल का जो बीच का कोण होता है ये होता है हमारे पास 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर अभिलंब और तल के बीच का जो कोण होगा ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। अब एक चीज़ बताइए मुझे, जब ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री का है और इसमें से ये आधा दिया हुआ है, तो पूरे में से इतना घटा दूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसे ऐसे समझिए, हमें पता है कि ये पूरा का पूरा तो होता है हमारे पास 90 डिग्री, इसमें से ये वाला एंगल इसने हमें दे दिया 30 डिग्री। तो इस पूरे में से इसको घटा दो तो आपके पास ये आ जाएगा। कैसे करोगे, 90 पूरे में से जितना दिया हुआ है 30 घटा दो, क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये बात सही है। अब ऐसे ही इसमें आ जाइए, i के लिए क्या करेंगे हम, i बराबर 90, ये पूरा 90 माइनस जो दिया हुआ है 45 डिग्री, कितना आ जाएगा, i का मान हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। अब r के लिए देख लेते हैं, r बराबर पूरा कितना है 90 माइनस दिया हुआ कितना है 60 डिग्री इक्वल्स टू 90 में से 60 गए 30 डिग्री, तो r का मान आ गया। अब हमारे पास i का भी मान है, r का भी मान है, वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। अपवर्तनांक बराबर साइन i का मान 45 डिग्री, साइन r का मान 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अभी मैंने आपको मान लिखवाए थे 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 30, 1/√2, √3/2। ओके, अब देख लीजिए 45 साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। आपको ये बताया था जो नीचे वाला है अगर आप इसको ऊपर लाएंगे तो ये उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। 1/√2, ये 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1। ये भी आपको बताया था, इस 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये जैसे 1/√2 है तो इस 2 को मैं 2 बार रूट में लिख सकती हूँ, √2 गुना √2/1। √2 से √2 का खत्म हो जाएगा तो आंसर आ गया आपके पास √2। और √2 का भी मान मैंने अभी आपको बताया था, √2 का मान होता है हमारे पास 1.414। तो हमारा जो अपवर्तनांक हो गया n का मान हो गया हमारे पास 1.414। समझने वाली बात सिर्फ इसमें यही थी, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये दिया नहीं होता लेकिन इसी को ही मान लेते हैं, ऐसे ही इसको मान लेते हैं, तो ये गलत है। आपको ये चीज़ बताई गई है स्पेसिफिकली कि अभिलंब से जो बनने वाला कोण होगा हमेशा उसको आप अप्रोच करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण जो है वो अपवर्तन वाले नियम से ही थोड़ा सा रिलेटेबल है। अगर इसको हम डायग्राम के थ्रू देखें तो इसमें क्या होगा, ये आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण, अभिलंब से जो आपतित किरण के बीच का कोण है हमारे पास आपतन कोण हो गया। अब क्या होगा, ये हो गया हमारे पास सघन माध्यम और ये हो गया हमारे पास विरल माध्यम। अपवर्तन में हम ये पढ़ रहे थे कि जैसे ही आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, लेकिन जब आप क्रांतिक कोण पढ़ रहे होंगे तो उसमें क्या होगा, जब कोई आपतित किरण किसी सघन माध्यम से
विरल माध्यम में आएगी तो ये निकलनी तो इस प्रकार से चाहिए थी, लेकिन ये अब अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। और दूर भी इस प्रकार से हटेगी कि जो अब ये क्या है आपकी अपवर्तित किरण, ये हमारी अपवर्तित किरण हो गई भाई। अपवर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण है अगर वो 90 डिग्री हो जाए तब ये जो हमारा आपतन कोण होता है यही कहला देता है हमारा क्रांतिक कोण। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और यदि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए तो हमारा जो आपतन कोण होगा वही क्रांतिक कोण कहला देगा, और इसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं C से। ठीक है, अब स्नेल के नियम से इसका नियम निकालेंगे हम लोग। स्नेल का नियम हमने पढ़ा था, साइन I बटे साइन R, n बराबर साइन I बताइए I किसके बराबर हो गया हमारे पास, साइन C के बराबर हो गया, साइन C के, क्योंकि क्रांतिक कोण में आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है, साइन C। साइन R क्या होता है हमारे पास, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कितना है, 90 डिग्री का है, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान मैंने आपको बता दिया, ये होता है 1। तो n बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन C बटे 1। ये हो गया हमारे पास A कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। और अब इसको उल्टा कर दोगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले G था फिर A था, इसका मतलब इसको पढ़ने का भी तरीका होता है एक, जैसे ये GNA लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा कांच के सापेक्ष, कांच मतलब ग्लास, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन। अब अगर आप इसको ये पढ़ दो ANG लिख दें हम इसको, तो ये हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। मतलब फिर पहले वाला जो होता है उससे तुलना की जाती है हमारी। ये GNA था, अगले स्टेप में हमने देखा तो हमने सब पलट दिया, A आ गया इसकी जगह, G आ गया इसकी जगह, तो ये भी पलट जाएगा 1 अपॉन साइन C। इसी के साथ में तो ये हमारा फॉर्मूला ऑब्टेन हो गया। यदि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध बताइए तो आप ये प्रूफ कर देंगे। इसके साथ एक और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं जिसपे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके बोर्ड्स एग्जाम में बहुत आते हैं, जैसे WNG। इसको मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया था। W मतलब वाटर मतलब जल, जल के सापेक्ष G मतलब ग्लास, कांच का अपवर्तन मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। इसको लिखने का तरीका देखिए, ये तो 1 है, ये 2 है, दूसरे वाला ऊपर पहले वाला नीचे, वायु के सापेक्ष ANG बटे ANW। ये इस वाले फॉर्मूले को खोलने का तरीका होता है। दूसरी टर्म अगर देखो इसकी GNW, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, 2 ऊपर 1 नीचे, तो ये हो जाएगा ANW ऊपर W बटे ANG नीचे G। ये हमारे फॉर्मूला खोलने का तरीका होगा। ये आपको याद कर रखने का तरीका बता दिया है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/4 व वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 8/7। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए। पहले तो ये देखना कि पूछा क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये मैंने आपको बताया था, G मतलब कांच NW, इसका मतलब क्या हुआ, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये इसने हमसे पूछा है। अब देखते हैं दिया क्या हुआ है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष मतलब ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है इसने हमें 3/4। इसी प्रकार आगे दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW बराबर 8/7, ये दिया हुआ है।
अब आ जाइए इस वाले फॉर्मूले पे, GNW। मैंने आपको इसको खोलने का तरीका ये बताया था, दूसरा ऊपर पहला नीचे बराबर ANW ऊपर बटे ANG नीचे। अब इसकी जो मान दिए हुए हैं बस वो पुट कर दीजिए और कुछ नहीं करना हमें। ANW का मान 8/7, ANG का मान 3/4। जब आप इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8/7 तो ऐसे ही रहेगा, ये 3/4 से 4/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, 8 चौक 32, 7 या 21। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये हमारे पास, या फिर इसी में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 7/3 है। तो क्या दिया है उसने, जल के सापेक्ष, जल मतलब वाटर के सापेक्ष कांच G अपवर्तनांक दिया हुआ है इसने 7/3, और दिया है इसने हमें वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु एयर के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है इसने हमें 2/3। पूछा क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये हमसे पूछा गया है। जब भी इस प्रकार का फॉर्मूला हो सबसे पहले इस वाली टर्म पे पहुंच जाओ, WNG। इसको खोलने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, दूसरा ऊपर पहला नीचे, ANG बटे ANW। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट कर दो। WNG का मान 7/3, ANG का मान पूछ रहा है तो इसे ANG ही लिख दीजिए, और ये है हमारे पास ANW, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। ये पूरी टर्म यहाँ पर भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7/3 गुणा 2/3 बराबर ANG। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 तिया 9, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा 14/9। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/2 दिया हुआ है, तो क्रांतिक कोण का मान बताइए। क्रांतिक कोण को हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम करते हैं C से परिभाषित। ठीक है, अब पहुंच जाइए, और दिया हुआ क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG हमें दिया हुआ है 1/2। हमने अभी तक क्रांतिक कोण के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा है वो कुछ इस प्रकार से है, ANG बराबर 1/sin C। ये जो C है यहाँ क्रांतिक कोण को डिफाइन कर रहा है। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ANG का मान 1/2 बराबर 1/sin C। ये भाग में तो इधर गुणा में चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 sin C बराबर 1। ये गुणा में है तो इसको भाग में ही लाना होगा हमें, sin C बराबर 1/1/2। ये नीचे वाली जो टर्म है 1/2 लिखिए, जब इसको ऊपर लेकर आओगे तो ये 2/1 हो जाएगी, 1/1 इसके लिए हो गया गुना 2/1, तो इसका मान आ गया हमारे पास, sin C हो गया हमारे पास 2। लेकिन ये है sin C का मान, हमें चाहिए सिर्फ C का मान, तो हम क्या करेंगे, sin C दिया हुआ है 2, ये जो साइन है ये इधर चला जाएगा, और जब साइन इधर जाता तो उस पर आ जाता है इनवर्स, तो हो जाएगा हमारे पास sin इनवर्स 2। ये हमारा क्रांतिक कोण का मान हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए इनवर्स क्यों आया। जब आप 1/x होता है, इसको हम x⁻⁻1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब 1/sin होगा तो इसको भी तो हम sin⁻⁻1 लिख सकते हैं, तो बस उसी को हम कह देते हैं sin इनवर्स 1। नेक्स्ट देखते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, सघन माध्यम के लिए, ये याद रहे, सघन, केवल सघन माध्यम के लिए यदि आपतन कोण I हमें पता है, आपतन कोण, सघन माध्यम के लिए आपतन कोण का मान यदि हम क्रांतिक कोण से बड़ा कर दें तो जो किरण अपवर्तित होने वाली थी वो अपवर्तित ना होकर पुनः उसी माध्यम में या पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस घटना को हम कहते हैं
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन आता है कि हीरा इतना ज़्यादा क्यों चमकता है, क्योंकि उसमें जो आने वाला, जैसे मान लीजिए हमारा हीरे की स्ट्रक्चर है, हीरे की स्ट्रक्चर हुई है हमारी, जब इसमें कोई भी प्रकाश अंदर आ जाता है तो उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाता है, अंदर ही इसकी सतहों से टकराता रहता है। वो होता है पूर्ण आंतरिक की क्रिया होती है वो। इसीलिए हमें जो हीरा होता है वो सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। जैसे एक और एग्जांपल हम देख लें, जैसे हमारा कोई शीशा है, वो किसी जगह से चटक गया है या किसी जगह उसमें दरार आ गई है, तो वो हिस्सा हमें सबसे ज़्यादा चमकने लगता है, हमें शाइन मारता है। तो उसका भी कारण यही है कि जो उस पर पड़ने वाला प्रकाश है वो पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है, इसलिए हमें जो टूटा हुआ ग्लास या टूटा हुआ कांच है उसकी दरारें चमकीली दिखाई देती हैं। इसके यही एक दो एग्जाम्पल्स थे। दैट्स फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। इससे आगे की जो क्लास है उसमें उत्तल दर्पण, जितने भी दर्पण या जितने भी लेंस हैं हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये चीज़ें, ये क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर बताइए। थैंक यू।